पिछले 9 सालों में यूं तो कांग्रेस पार्टी ने कई विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है, लेकिन कर्नाटक की जीत एक ऐसी जीत है जिसकी तलाश उसे काफी समय से थी। कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो लंबे समय से संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। कर्नाटक का संकेत कांग्रेस के लिए शुभ है तो विपक्ष की पूरी राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के लिए एक घनघनाता हुआ तीखा अलार्म। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। तो यहाँ कर्नाटक की जनता चाहती थी, वही नतीजा निकला। कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। कर्नाटक के आम लोग ये भ्रष्टाचार के चलते आपको कर्नाटक से ही निकाला। I credit my party cadres and all my leaders. मुस्कुराते, नाचते गाते, मिठाइयां खाते खिलाते, खुशियां मनाते, कांग्रेस दफ्तर से ऐसी तस्वीरें कई साल बाद आई हैं। लगभग 9 साल की राजनीतिक यात्रा में कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए लंबे समय तक चलने वाले जश्न की घड़ियां लेकर आई है। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। ऐतिहासिक जीत वहाँ पर हुई है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को। कांग्रेस के विजयी कारवां से निकलते स्वर बता रहे हैं कि ये जीत नेताओं की नीति की है, ये जीत संगठन की शक्ति की है, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत की है, ये जीत कांग्रेस की विचारधारा की है। बजरंग दल को बजरंग बली बनाया, आज वही बजरंग बली ने कांग्रेस को जिता दिया। 2024 कांग्रेस की जीत पक्की है। कर्नाटक के किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने हर मोर्चे की कड़ी मोर्चाबंदी की। कांग्रेस के सिपह सालारों ने एकजुट होकर चुनावी जंग लड़ी और नतीजा सबके सामने। कभी डगमगाया लगता था, लेकिन आत्मविश्वास आज शीर्ष पर है। ये आत्मविश्वास इसलिए भी है क्योंकि 2014 के बाद यानी केंद्र में पीएम मोदी का युग शुरू होने के बाद से अब तक ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने सीधी टक्कर में बीजेपी को इतनी बुरी तरह हराया है। कर्नाटक से कांग्रेस को जीत की वो बूटी मिली है जो उसके सियासी रसूख का इकबाल बुलंद करती है। उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था, एक ही व्यक्ति रोड शो कर रहे थे, एक ही व्यक्ति प्रचार कर। इस बार योगी वी का कुछ चला नहीं, अमित शाह का कुछ चला नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री सब जगह। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए हैं और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला। जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया है। कांग्रेस के लिए इस एक जीत के कई मायने हैं, क्योंकि जनाधार के अभाव से जूझती कांग्रेस की सीटों में पिछले चुनावों के मुकाबले 50% सीटें बढ़ी हैं और वोट शेयर भी 5% बढ़ा है। कांग्रेस की इस जीत में बीजेपी के 12 मंत्री तक अपना चुनाव हार गए। जीत बड़ी है तो भावनाएं भी बड़ी है, आंसू भी है, ठहाके भी, जोश भी और जुनून भी। 1989 से यानी 34 साल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी जीत है। 1989 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस ने 178 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1989 के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत 1999 के विधानसभा चुनाव में मिली थी, जब उसने एसएम कृष्णा की अगुवाई में 132 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 2013 के चुनाव में सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस को 122 सीटों के साथ बहुमत मिला था। बीते 9 सालों में 2 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक बड़ा राज्य है, जहां 224 सीटें हैं
और कांग्रेस ने यहां बहुमत से बड़ी जीत दर्ज की है। लिहाजा यहां से वो जनाधार बढ़ाने की ओर बढ़ सकती है। बीते कई सालों से कांग्रेस के सामने अक्सर ये सवाल आते थे, कांग्रेस का नेता कौन, संगठन कहां है, पार्टी में एकता नहीं है। एक जीत ने सारे जवाब फिलहाल दे दिए। नेता भी है, संगठन भी, और कर्नाटक ने दिखा दिया कि पार्टी में एकता भी। I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को वो हौसला दिया है कि जब सियासत में ये सवाल इन दिनों प्रमुखता से उछल रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो कांग्रेस के खेमे से जवाब इससे भी आगे का आ रहा है। Rahul ji may become the Prime Minister of this country. कांग्रेस का दावा बीजेपी के लिए तो चुनौती है ही। दूसरे दलों के उन नेताओं के सामने भी एक सवाल है जो महीनों से अलग अलग मोर्चे बनाकर, अलग अलग रैलियां और मुलाकातें करके गैर कांग्रेसी या अपनी महत्वाकांक्षाओं का मोर्चा बनाने में जुटे थे। कांग्रेस का कद यहां से अब इतना बड़ा तो होता ही है कि विपक्षी एकता के पैरोकारों को नई रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल कांग्रेस के उत्सव में विपक्ष के कई दलों ने अपनी मनोकामनाएं सौगात की तरह भेजी हैं। दिल अब भी मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस की अहमियत बढ़ी है और यहीं से 2024 के लिए विपक्ष का गणित और समीकरण दोनों बदलना लाजमी है। कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए महाउत्सव लेकर आई और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी कांग्रेस को शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसमें कर्नाटक में इसकी सफलता और साथ ही प्रचार में जिस तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिस तरीके से लोगों से घुले मिले थे, कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा कारण रहे उनकी इस जीत में और वो 2024 को लेकर राहुल के हिसाब से भी शुभ संकेत देख रहे हैं। नमस्कार। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। इस शोर के समानांतर खड़ी हुई सियासत ने बहुत सारे समीकरणों को बदला है। उन समीकरणों के बहुत सारे सिद्धांतों को बदला है और उन सिद्धांतों के बहुत सारे संस्कारों को बदल कर रख दिया है। संसद सदस्यता जाने का गम था, लोकसभा क्षेत्र छिनने का प्रेशर था, कोर्ट केस किस रुख बैठेगा इस बात की टेंशन भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना फोकस बनाए रखा। लक्ष्य उनकी नजरों में साफ था कि अगर पार्टी को उनके युवा जोश की जरूरत है, अगर कार्यकर्ताओं को उनकी हौसला अफजाई की आवश्यकता है, तो वो मौजूद है और उनकी मौजूदगी काम आ गई और काम आई भी तो किस कदर। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। ये करिश्मा उस राहुल गांधी ने किया है
जिसकी क्षमताओं पर सवालिया निशान लगाए जाते थे। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से बेदखल करके उनके दिग्गजों के माथे पर पसीना ला दिया है और अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया है। I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. That and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की इस बड़ी जीत के पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने अहम भूमिका निभाई है। राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, बच्चों और बुजुर्गों से मिले और उन सब लोगों को भारत यात्रा से जोड़ते चले गए। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Thank you for walking with us through Karnataka. फिर ये यात्रा कर्नाटक भी पहुंची। गांवों, शहरों, कस्बों के बीच से होते हुए राहुल गांधी की पद यात्रा निकली तो लोगों के हुजूम ने उनके कदम से कदम मिला लिया। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था, ये मैं कर क्या रहा हूं? पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन तक चली। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कर्नाटक के 7 जिलों से होकर गुजरने का दावा किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस की जीत में 3 गुना असर रहा। यात्रा जहां से गुजरी वहां पर बीजेपी ने अपनी 7 सीटें गंवा दी। जहां से राहुल की यात्रा निकली वहां पर जेडीएस को 50% नुकसान हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 21 दिन रहकर 511 किलोमीटर की पदयात्रा की। सितंबर महीने में ही चामराजनगर से एंट्री करके फिर वो रायचूर तक गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक 20 विधानसभा से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, जिनमें से सिर्फ 5 सीट ही कांग्रेस 2018 में जीती थी, जो आंकड़ा इस बार बढ़कर 15 हो गया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी 20 सीटों में बीजेपी 5 साल में 9 सीट से घटकर 2 सीट पर सिमट गई और जेडीएस ने यहां पर अपनी 6 में से 3 सीटें गंवा दी। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक के चुनाव में राहुल के करिश्मे ने एक बात तो साबित कर दी कि सियासत की राहों में रास्ता रोके कितने आंधी, बारिश, तूफान आए हों, राहुल एक बार चले तो लक्ष्य पर पहुंचकर ही दम लिया।
लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बीते कुछ समय से विपक्ष की राजनीति में यह सवाल बड़ा होता जा रहा था कि पीएम मोदी के मुकाबले 2024 में कौन? विपक्ष के कई नेता अपने अपने एजेंडे और शर्तों के साथ मोर्चेबंदी में जुटे हैं। कर्नाटक की जीत से जो संदेश निकला है वो विपक्षी राजनीति के अलग अलग क्षत्रपों तक भी पहुंचा है। विपक्षी दलों के नेतृत्वकर्ता के तौर पर कांग्रेस का दावा मजबूत हो सकता है। बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित होते रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी थी। कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया था। कर्नाटक में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया। कर्नाटक के सामने सौगातों की झोली खोल दी। लेकिन इन सब पर भारी पड़ा राहुल गांधी का कर्नाटक से कनेक्शन। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के वायदों पर राहुल गांधी के वादों को वरीयता दी, जिसने कांग्रेस की जीत को अति ऐतिहासिक बना दिया। हर परिवार में महिला को 2000 रुपए हर महीना। दूसरा वायदा गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा 10 किलो चावल परिवार के हर मेंबर को। और चौथा वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीना हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये सिर्फ शुरुआत है। कर्नाटक में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये काम ईमानदार सरकार आसानी से कर सकती है। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी कर्नाटक हार जरूर गई, लेकिन लोकसभा के लिहाज से वो अब भी बड़ी ताकत है। 2024 के आम चुनावों में अब जबकि 1 साल से भी कम समय रह गया है, तब विपक्ष के लिहाज से कांग्रेस की भूमिका जरूर कर्नाटक जीत के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विपक्ष में एकमात्र कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसका पैन इंडिया जनाधार है। दक्षिण भारत में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस की छवि और मजबूत हुई है। कांग्रेस जैसे बड़े प्रभाव वाले दल के बिना विपक्षी एकता का कोई मोर्चा अधूरा ही रहेगा। प्रजातंत्र को बचाने का एक नया मंत्र इस देश में कर्नाटक ने आज दे दिया है। कर्नाटक जीत के मायने विपक्षी राजनीति के हिसाब से और क्या-क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। कांग्रेस के पिछले खराब रिकॉर्ड को देखते हुए आम आदमी पार्टी खुलकर खुद को मोदी वर्सेस कौन में केजरीवाल का नाम लेने लगी थी। तेलंगाना में केसीआर केजरीवाल के साथ मिलकर नया गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे थे। ममता बनर्जी के विपक्ष जोड़ो मिशन में कांग्रेस से दूरी थी। यूपी में अखिलेश माया ने कांग्रेस के साथ किसी समझौते को लेकर हाथ जोड़ लिए। नीतीश कुमार अलग मोर्चा बनाने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, जहां उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। भगवान ने चाहा और लोगों ने मौका दिया तो जरूर अरविंद केजरीवाल जी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बड़े रोल में, प्रधानमंत्री के रोल में हम उन्हें देखें और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। भारत का यदि एक बार नीतीश कुमार जी, भारत का यदि एक बार बिहार में सबूत जिस दिन प्रधानमंत्री हो जाएगा उस दिन बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। आज मेरा ख्याल से हिंदुस्तान का आदमी चाहता, हिंदुस्तान का वोटर चाहता, जो ये बीजेपी हटाओ, लाओ ममता, लाओ ममता को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। कर्नाटक विजय ने विपक्षी एकता के पैरोकारों के अलावा कई और दलों तक ये संदेश तो स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस मजबूरी नहीं बल्कि विपक्षी मोर्चेबंदी के लिए जरूरी है। अब सारा मामला फंसता है इस बात पर कि कांग्रेस शामिल हो विपक्षी गठबंधन में या नेतृत्व करे। तो कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस इसका जवाब देने में जुट गई है।
A person who only guides us. A person who toils selflessly. A person who takes all the brickbats but never takes credit. The one and only Shri Rahul Gandhi ji. He walked for 600 kilometers almost. For 22 days he was with us in Karnataka. No wonder I was looking that almost every constituency that Bharat Jodo Yatra touched, that constituency Congress party has won. The Congress flag is flying there. Wherever Shri Rahul Gandhi ji went, almost 80-85% of those seats we have won. बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस कोई चुनौती पेश करने की स्थिति में दिखती है तो विपक्ष के सामने कांग्रेस के नेतृत्व को बड़ी भूमिका में स्वीकारने की भी चुनौती है। यानी 2024 से पहले कांग्रेस का बढ़ा कद देश की राजनीति में अपने दायरे बढ़ा रही है, जिसकी सीमाओं में विपक्षी दलों की महत्वाकांक्षाओं की हदें भी आती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नारा दिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इसके कई मायने विपक्ष के लिए इस लिहाज से भी रहे कि मोदी हैं तो सामने वाले के लिए जीत नामुमकिन है। पर कर्नाटक के नतीजों ने इस नजरिए में बदलाव लाया है। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। बजरंगबली हैं, हनुमान जी वो बीजेपी से नाराज। उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो। कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, जो उन्होंने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। कर्नाटक की जीत से विपक्षी एकता की कोशिशों को नई ताकत मिल गई है। विपक्ष का जोश हाई है। कश्मीर से महाराष्ट्र और बिहार से बंगाल तक मोदी नाम के विरोध में जो बोलते थे, सबके सुर एक हो गए हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कर्नाटक की हार को बीजेपी की सोच और पीएम की हार बता रहे हैं। Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024, because if you see full India, from where they will get the vote. So UP is with them and Gujarat is with them. Haryana only 3-4 seats. And from where they will collect the seat? भारतीय जनता पार्टीचा पराभव होईल त्यांचं सरकार जरी असलं आणि देशाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अनेक त्या ठिकाणी व्यक्ती सभा आणखीन काय काय कार्यक्रम केले असतील तरी तिथे जनतेचा रोष जो आहे तो या मताच्या वतीने व्यक्त होईल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जीत पर ट्विटर पर अपनी खुशी का इजहार किया। अखिलेश ने लिखा, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। कांग्रेस की खुशी तो समझ में आती है, लेकिन सवाल उठता है कि अखिलेश क्यों खुश हैं? उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव में उनके हिस्से कुछ नहीं आया, गढ़ तक हार गए, लेकिन फिर भी खुश हैं क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है। दरअसल ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि पस्त हो रहे विपक्ष के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत संजीवनी की तरह है। बीजेपी के हाथों सियासी मुश्किलें झेल रहे तमाम विपक्ष में मानो जान आ गई है। इसलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैतरे चलते नहीं है, काम करो।
काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे उस पे लड़ते हैं और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है। बहुत कोशिश की सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की, यहाँ तक कि उन्होंने बजरंग बली को भी बीच में लाया, मजहब को बीच में लाया, हिंदू मुसलमान लाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत ही जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे लेने की। मगर उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ के लोगों ने जो इसको दरकिनार करके डेवलपमेंट के मुद्दे पे जो कांग्रेस ने चलाया, चाहे राहुल गांधी ने चलाया, चाहे प्रियंका गांधी या बाकी है, जो उन्होंने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो उन्होंने अपना नैरेटिव रखा और उसको लोगों ने वोट दिया, ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। विपक्ष की बोली बता रही है कि 2024 के रण के लिए उनमें जोश भरा है। बीजेपी पर हमलों की बौछार शुरू हो गई है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी लग रहा है कि अब वो भी बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। जो बजरंग बली हैं, हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसका असर भी निकला भारत जोड़ने का, मोहब्बत से जोड़ने का, नफरत से जोड़ने का नहीं। मजहबों की नफरत नहीं बल्कि मजहबों के जोड़ के मोहब्बत पैदा करने की। विपक्ष को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बादशाहत खत्म हो सकती है। अलग अलग राज्यों के क्षत्रपों ने अभी से दावा ठोक दिया है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर क्या सारे एक साथ आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक की बूस्टर डोज से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जोश जगा है उसका लाभ कांग्रेस को आने वाले कई राज्यों के चुनावों में मिल सकता है। इसी साल कई और ऐसे विधानसभा चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस का विजय रथ अगर आगे बढ़ा तो बीजेपी की राह मुश्किल होती चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास में थी कि उसके स्टार नेताओं के दौरों से चुनाव की हवाएं बदल जाया करती हैं। पहली बार बीजेपी ने महसूस किया कि राहुल गांधी नाम की आंधी ने जीत की दिशा बदल दी। नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ पास नहीं हुई है बल्कि डिस्टिंक्शन के साथ मेरिट लिस्ट में आई है। लेकिन यहां से आगे के रास्ते कैसे होंगे? क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? और इससे भी बड़ी बात, क्या बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में आगे की राह मुश्किल हो जाएगी? मैप के जरिए देखिए, भारत में अभी 15 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। कर्नाटक के बाद इस साल यानी 2023 में अभी 5 राज्यों में और विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। इन चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौती है जहां जहां अपनी सरकार है उसको बचाना और जहां नहीं है वहां पर जीतना। कर्नाटक जीत से कांग्रेस के हौसले भी बुलंद जरूर है, लेकिन रास्ता आसान उनके लिए भी नहीं है। तेलंगाना में केसीआर से कांग्रेस का मुकाबला आसान नहीं होगा। जड़ें जमाने की कोशिश में बीजेपी भी वहां मौजूद है।
टीआरएस से बीआरएस बन चुकी केसीआर की पार्टी की तेलंगाना में गहरी पैठ है। चंद्रशेखर राव 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं। 2024 से पहले राजस्थान में भी चुनाव है। यहाँ पार्टी पहले से गुटबाजी में उलझी है। पायलट और गहलोत के बीच तकरार से कांग्रेस की राह मुश्किल है। राहुल गांधी इस मुश्किल से कैसे पार पाते हैं, उनका कड़ा इम्तिहान होगा। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सियासी अदावत बड़ी चुनौती है। साथ में बीजेपी नेता रमन सिंह की साफ सुथरी छवि भी है। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 114 पर जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर कमलनाथ सीएम तक बन गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ बागी हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए ज्योतिरादित्य के गढ़ में कांग्रेस जब तक कोई करिश्मा नहीं करती है, कमाल नहीं होने वाला। इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। दिल्ली के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतनी बड़ी हार का स्वाद चखना पड़ा है। जाहिर है उनके लिए न तो इस हार को हजम करना आसान होगा और न ही इसे हवा में उड़ाना। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को कम समझने की भूल ने पार्टी के पैरों तले से आत्मविश्वास की जमीन खिसका दी है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। आईटी हब है, कर्नाटक बुद्धिजीवियों का हब है और ये जो परिणाम आए हैं, ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ता और बजरंगबली की जीत है। जो परिणाम आए, आधी सीटें भी, जितनी सीटें कांग्रेस को मिली उसकी आधी सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली। कांग्रेस कभी बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। बीजेपी के लिए ना तो बड़े बड़े नाम काम आए, ना बड़े बड़े नारे। बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं हारी है, मोदी मैजिक नाम का चमत्कार भी हार गई है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का सूरज जैसे जैसे भारतीय राजनीति के आसमान पर चढ़ता गया, बीजेपी का विजय रथ भी उसी तेजी से दौड़ता चला गया। राज्य दर राज्य जीत बीजेपी के खाते में आती चली गई। लेकिन बीते दिनों पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक, बीजेपी कांग्रेस से ये दोनों राज्य सीधे मुकाबले में हारी है। क्या है इन पराजयों के मायने? बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना नहीं, आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली थी कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उन्हीं का जलवा था। 2017 तक आते आते पूरे देश की राजनीति बीजेपी मुख्यालय पर आकर टिक गई थी। भारतीय राजनीति का संसार नरेंद्र मोदी की छाप और छाया में आकर सिमट गया था। 2018 में देश में 71% आबादी पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का राज था। लेकिन बीजेपी की कर्नाटक हार के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि ब्रांड मोदी का जादू खत्म हो गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली और चेहरे पर जनता का वोट नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसी चेहरे ने भारतीय राजनीति के इतिहास को चकित कर दिया था और विपक्ष को भय भी। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता।
अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता, अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद देश के 15 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 44.35% आबादी रहती है। कांग्रेस अब 7 राज्यों में सरकार का हिस्सा बन जाएगी। हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 3 दूसरे राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में इन राज्यों में देश की आबादी का कुल 30.94% हिस्सा रहता है। मतलब 44% पर बीजेपी और 30% आबादी पर कांग्रेस राज करने वाली है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। – 2023 में बीजेपी के हाथ से पहले हिमाचल प्रदेश निकल गया और उसके बाद कर्नाटक, लेकिन 3 राज्यों में जीत भी मिली है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर भारत की सियासत अब पहले जैसी नहीं रही? क्या भारत की सियासत में कांग्रेस फिर से मुकाबले में लौट रही है? कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार था और 2024 से पहले दक्षिण में विस्तार की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही थी। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन अब वो प्रथम द्वार बंद हो चुका है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दक्षिण के बगैर दिल्ली का किला कैसे फतेह होगा। कर्नाटक में पिछले 3.5 दशक से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की रवायत इस बार भी कायम रह गई। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खास था। ये दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह सत्ता में आने का मौका मिला था। कर्नाटक से ही दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के लिए गलियारा खुलने की उम्मीद थी, लेकिन कर्नाटक में हार मिलने के साथ ही दक्षिण के राज्यों में उसके लिए सियासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जहां जहां चुनाव होंगे बीजेपी हारेगी, उसका कारण है भारत के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये हार केवल बीजेपी की नहीं है, ये हार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की है, जिनको कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। अब इससे भी अगर ये अंदाजा न लगता हो कि 2024 में आपको हारना पड़ेगा, तो भाई आपकी बुद्धि पर प्रणाम करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष को एक संजीवनी ऐसी मिल गई है कि लोग कहते थे कि बीजेपी को तो हराया नहीं जा सकता, मोदी जी को तो हराया नहीं जा सकता। अरे भाई, कर्नाटक ने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, अभी राजस्थान आने वाला है देखिए। 24 के पहले इतना दुख झेलना है बीजेपी को कि हमें तो लगता है कि मार्च अप्रैल आते आते दुखों का एक बहुत बड़ा पर्वत इनके ऊपर गिरने वाला है। कर्नाटक दक्षिण का इकलौता राज्य था जहां बीजेपी सत्ता में थी। दक्षिण के बाकी राज्यों में तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, केरल में पिनाराई विजयन, तेलंगाना में के.सी.आर. और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की मौजूदगी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। दक्षिण भारत में देश के करीब 25% लोकसभा क्षेत्र आते हैं, यानी 543 में से 130। इसमें से कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और 1 लोकसभा सीट पुडुचेरी में आती है। 2014 में बीजेपी ने 130 में से 21 सीटें जीती। 2019 में 130 में से 29 सीटों पर जीत मिली। इनमें से ज्यादातर सीटें कर्नाटक से जीती। 2004 में 18, 2009 में 19, 2019 में 25। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन कर्नाटक की ताजा हार लोकसभा में बीजेपी पर क्या असर डालेगी, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। वैसे सूत्रों के अनुसार बीजेपी लोकसभा चुनावों में दक्षिण जीतने के लिए 5 बातों पर फोकस कर रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, लाभार्थी योजनाएं, पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने वाले क्षेत्रीय नेता, हिंदुत्व और संगठन की मशीनरी। लेकिन जानकारों के अनुसार मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की कमी बीजेपी को आने वाले चुनाव में परेशान कर सकती है। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है और इस कमजोरी का फायदा अगर कांग्रेस ने उठा लिया तो लोकसभा में मुकाबला कांटे का हो सकता है। उत्तर भारत में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों को शेयर कर सकती है
क्योंकि वहां चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन दक्षिण में बीजेपी है नहीं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।